गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है इनसाइट लर्निंग, जिसे अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना अथवा सूझ द्वारा सीखना नाम से भी जाना जाता है। इनसाइट लर्निंग सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने 1917 में किया था। इस सिद्धांत को गेस्टॉल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे एपिफेनिक लर्निंग भी कहा जाता है। एपिफेनिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अचानक से प्रकट होना। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने को एपिफेनिक लर्निंग के सिनोनिम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में यकायक सूझ उत्पन्न होती है और प्राणी कार्य करना सीख जाता है। अब हम जानेंगे इनसाइट लर्निंग या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना होता क्या है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या समस्या समाधान का एक ऐसा प्रकार है जिसमें समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंध को समझा जाता है और इसके लिए प्रयास एवं त्रुटि को प्रयोग में नहीं लाया जाता। ये जो है किसी भी समस्या समाधान का एब्रप्ट रियलाइजेशन होता है, यानी कि अचानक से समस्या का समाधान समझ में इसमें आता है। और अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना में ना तो प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम होता है और ना ही इसमें ऐसा होता कि व्यक्ति जो है वो किसी को कार्य करता देखकर सीख रहा है। ये जो है पूरी तरीके से एक संज्ञानात्मक अनुभव होता है जिसके लिए समस्या को समझना और उसका आंतरिक रूप से समाधान करना, दूसरे शब्दों में यदि कहें मन की आंखों से समझना और समाधान करना इसके अंतर्गत आता है और उसके बाद ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी जाती है। यानी पूरी प्रक्रिया जो है ये मानसिक स्तर पर होती है। इस सिद्धांत का आधार कोहलर द्वारा किए गए कई प्रयोग बने। वैसे तो कोहलर ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब कई तरीके के पशु पक्षियों पर किए हैं, जैसे डॉग्स, हैंस और भी क्रिएचर्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। पर सुल्तान पर किए गए जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों की श्रृंखला ने इस सिद्धांत की नींव डाली। ये जो प्रयोग थे ये 4 प्रकार के प्रयोग थे। जो सुल्तान था वो उनका एक पेट चिंपैंजी था, पालतू चिंपैंजी था, और उसको उन्होंने तरह तरीके की समस्या युक्त परिस्थिति में रखा और ये देखा कि वो इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करता है। पहले प्रकार के जो प्रयोग थे उसमें सुल्तान को पिंजरे में रखा गया और एक केला जो था वो पिंजरे के बाहर रखा गया, जिसको कि सुल्तान अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता था, वो उसकी रीच से बाहर था। सुल्तान उसको प्राप्त करने की बहुत कोशिश करता है और उसमें वो निरंतर असफल रहता है। वो कोने में चुपचाप निराशा से बैठ जाता है और फिर अचानक से उठता है, पिंजरे में पड़ी छड़ी को उठाता है और इसका प्रयोग केले को अपनी ओर सरकाने के लिए करता है। इसी श्रृंखला में जो दूसरा प्रयोग था, इसमें कोहलर ने पिंजरे में 2 छड़ी रखी जिनको कि आपस में एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, और इस समय जो केला था उसको पिंजरे से पर्याप्त दूरी पे रखा गया जिसे केवल एक छड़ी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। कई प्रयासों के बाद सुल्तान अचानक से उन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ता है और केले को प्राप्त कर लेता है। तीसरे प्रकार के जो प्रयोग थे उसमें कोहलर ने जो केले थे उसको पिंजरे की छत से बांधा और इतनी हाइट पे रखा कि जो चिंपैंजी है वो साधारण रूप से तल पर खड़े हुए उन केलों को प्राप्त ना कर सके। साथ ही साथ पिंजरे में एक बॉक्स भी रखा गया। जब सुल्तान सीधे खड़े होकर केलों को प्राप्त करने में असफल रहता है, वो बॉक्स लेता है, उस पर चढ़ता है और केले प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जटिलता को बढ़ाते हुए चौथे प्रकार के प्रयोग किए गए। उसमें कोहलर ने 2 बॉक्स पिंजरे के अंदर रखे जिनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर एक हाइट तक ले जाया जा सकता था। शुरू में
जो सुल्तान है वो केवल एक बॉक्स पर खड़े होकर केलों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिलती तो वो अचानक से उसको समझ में आता है और वो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखकर उस पर चढ़कर और केलों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो प्रयोगों की श्रृंखला हुई, यहाँ पे देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहलर का चिंपैंजी कार्य करता है। दोस्तों, ये है सुल्तान, ये चिंपैंजी, ये जो गेस्टार्टवादी थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। कोफा, कोहलर, वर्देमर, लोवेन, ये सब गेस्टार्टवादी थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था। ये सुल्तान है, चिंपैंजी, यहाँ डब्बे रखे हैं, ऊपर केले टंग रहे हैं। ये वीडियो ओरिजिनल है, इसलिए ब्लर है क्योंकि उस टाइम इतना क्लियरिटी कहाँ थी। तो ये देखो, ये डब्बे रखे हैं, इनको बार बार कोशिश करता है ये चटने की, और आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे देखो बैलेंस कर रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार गिर रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये देखो हो गया बैलेंस, और इनने केले ले लिए ऊपर से कूद के और खा गया। अब एक और है, जब केला जो है थोड़ा पिंजरे से बाहर है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। इसने क्या करा, उस डंडे से लिया और उसको खा लिया। अब क्या हुआ, दूर है तो इनने एक डंडे को दूसरे डंडे में फंसाया और ये फंसाया और उसको केले को वहाँ से खींच लिया और अब खा जाएगा ये। तो एक तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ डब्बे वाला कि उन्हें एक के ऊपर डब्बा रख के ऊपर से केले उतार के खा लिए। एक हुआ डंडे का इस्तेमाल करा कि एक बार तो ऐसे ही और एक बार डंडे को दूसरे डंडे में फंसाकर, ये देखो दूर से केला निकाला, ये कोशिश कर रहा है, देखो ठीक है। देखो, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में किस तरीके से समझ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम देखेंगे कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें जो पहली विशेषता है वो ये है कि अंतर्दृष्टि अचानक होती है। जो समझ आती है प्राणी में वो अचानक से होती है, और जो समझ व्यक्ति में उत्पन्न होती है वो उसके प्रत्यक्षीकरण को परिवर्तित कर देती है, उसके चीजों को समझने के तरीकों को परिवर्तित कर देती है। और अब क्या होता है, जिन वस्तुओं को वो एक अलग अव्यवस्थित रूप में देख रहा था, अब उनको नए नजरिए से देखता है और समझ के द्वारा उनमें संगठन स्थापित करता है। एक चीज जो कोहलर ने हाईलाइट करी अपने प्रयोगों के द्वारा कि जो अंतर्दृष्टि जो है उसका सीधा संबंध व्यक्ति के बौद्धिक स्तर से होता है, और इसीलिए जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना है वो केवल उच्च श्रेणियों के जो प्राणी होते हैं, जिसमें मानव भी सम्मिलित होता है, उनमें ही हो सकती है। निम्न श्रेणी के जीवों में जिनका बौद्धिक विकास कम होता है उनमें अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना नहीं पाया जाता। वो ये कहते हैं कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको समझना ज्यादा उपयोगी है, ना कि कार्य कुशलता होना, हाथों की जो क्रियाएं हैं उनका होना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो मेंटल एक्टिविटीज हैं। और इसके साथ ही अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में पुराने अनुभव जो हैं वो मदद प्रदान करते हैं, क्योंकि वो जो आपके पुराने प्रत्यक्षीकरण है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पर सीखने में एक आवश्यक तत्व होता है। इसी प्रकार से अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने को मैच्योरिटी या परिपक्वता बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जो यहाँ पर आपकी समझ जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। और
यदि किसी समस्या का समाधान प्राणी को करने के लिए देना है, तो जब समस्या के जो समाधान के जो तत्व हैं वो जब एक साथ व्यवस्थित रूप में उनका प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा तो अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, और ये जितना जल्दी प्राणी कर पाएगा जो सूझ है वो उतनी ही जल्दी उत्पन्न हो जाएगी। अंतर्दृष्टि सीखना में साहचर्यात्मक सीखना होता है। जो विचार हैं, विचारों की निरंतरता जो है वो प्राणी को सूझ द्वारा सीखने में मदद करती है, और जब विचारों में निरंतर मैनिपुलेशंस होगा, यानी कि विचारों की श्रृंखला निरंतर बनी रहेगी, तभी जो है अंतर्दृष्टि संभव है। एक चीज और जो कोहलर सजेस्ट करते हैं वो ये है कि जब प्राणी एक समस्या में सूझ द्वारा कार्य करना सीख जाता है तो वो उस सीखने को फर्दर उसी प्रकार की सिचुएशन में, उसी प्रकार के घटनाक्रम में वो उसको उपयोग में ला पाता है। जैसा कि जब सुल्तान ने बॉक्स पे चढ़कर केले उतारना सीख लिया तो उसे ये समझ में आ गया कि जब ज्यादा हाइट होगी तो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखकर हाइट को बढ़ाया भी जा सकता है। इनसाइट लर्निंग में आई हैव फाउंड इट फीलिंग इन्वॉल्व होती है, मुझे मिल गया, यूरेका। तो ये जो फीलिंग है, वाव फीलिंग जो होती है, वो इसमें अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में शामिल होती है, क्योंकि अचानक से आपको समाधान मिल रहा है, और जब आपको समाधान मिल जाता है तो वो आहा एक्सपीरियंस होता है, वो आहा मोमेंट होता है, वाव आई गॉट इट, दैट्स इट। अब हम देखेंगे कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना में कौन कौन से सिद्धांत कार्य कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और गेस्टाल्टवादियों का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में है। गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं कि जो कुछ भी है वो से हम एज अ होल परसीव करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो गेस्टाल्ट नियम जो लागू होते हैं वो है, पहला नियम है लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड, यानी कि जो भी प्रत्यक्षीकरण किया जा रहा है वो पृष्ठभूमि और आकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। दूसरा नियम लॉ ऑफ प्रेग्नेंस ये कहता है कि प्राणी तभी कार्य करेगा जबकि जो उसका साइकोलॉजिकल फील्ड है, जो मनोवैज्ञानिक उसका क्षेत्र है, उसमें किसी प्रकार की डिस्टरबेंस आएगी जो उसमें तनाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर क्योंकि सुल्तान जब भूखा है इसी वजह से वो केले प्राप्त करने के लिए तत्पर है, यदि वो भूखा नहीं है तो उसमें तनाव उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूटी रखे हुए हैं वो आसानी से सीखे जाते हैं, क्योंकि वो उसी निरंतरता में हम सीख रहे हैं। फिर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ये नियम ये कहता है कि प्राणी को जो कार्य करना पहले से सीख रखा है उस कार्य को वो उससे मिलते जुलते कार्य को वो आसानी से कर पाएगा। और लास्ट है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम, कि जब हम प्रत्यक्षात्मक सीख रहे हैं उस समय जो ऑब्जेक्ट्स पास हैं या जो एक ग्रुप बना रहे हैं उनको हम आसानी से परसीव कर लेते हैं और उसकी जो लर्निंग है वो आसानी से होती है। इसके बाद कुछ ऐसे कारक हैं जो कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अभी पीछे भी कुछ कारकों की बात हुई, तो पहला जो कारक है वो अनुभव। जैसा हमने देखा कि जो गत अनुभव है वो किसी भी समस्या के अंतर्दृष्टि समाधान में हेल्प करता है। साथ ही इंटेलिजेंस, ये भी मैंने बताया आपको कि जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से जितना कुशल होगा, जितनी उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, उसकी अंतर्दृष्टि
सूझ भी उसकी ज़्यादा होगी, वो अंतर्दृष्टि द्वारा आसानी से सीख पाएगा। फिर है लर्निंग सिचुएशन, यानी कि जो सीखने की जो परिस्थिति है, किसी भी प्राणी का जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है जिसमें उसे कार्य करना है। तो जो परिस्थिति है वो जितनी ज़्यादा फेवरेबल होगी उतना ही व्यक्ति आसानी से ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, अवलोकन कर पाएगा, सिचुएशन को समझ पाएगा और उसके हिसाब से जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर पाएगा और उसके अनुसार फिर वो प्रतिक्रिया दे पाएगा। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है इनिशियल एफर्ट्स और ट्रायल एंड एरर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में कहीं ना कहीं पर प्रयास एवं त्रुटि भी जरूर होती है, क्योंकि फाइनली जब वो सूझ द्वारा सीखना प्राणी जब शो करता है उससे पहले वो कई असफल प्रयास कर चुका होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ में प्रयास एवं त्रुटि द्वारा कार्य करना भी होता है। और इसके बाद जो आता है वो है रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, कि हम सीखना तभी मानेंगे, यहाँ पे तुक्का नहीं है। जब प्राणी एक बार इनसाइट से सीख जाता है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीख जाता है, तो उसे सभी तत्वों का जो संबंध है वो समझ में आ जाता है। और जब उसे समस्या का समाधान मिल गया तो उस तरीके की अलग समस्याओं, दूसरी समस्याओं के लिए भी वो इस समाधान को उपयोग में ला सकता है। और ये जो सामान्यीकरण कर पाता है, ये इस चीज का सूचक होता है कि व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। अब हम देखेंगे कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में कौन कौन से चरण आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला होता है समस्या को समझना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्राणी के सामने समस्या होनी चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना शुरू करेगा। दूसरा जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी अब समस्या तो पता लग गई, लेकिन इस समस्या के साथ करना क्या है, ये सिचुएशन किस तरीके की है और क्या दिक्कत आ रही है इसके सॉल्यूशन को प्राप्त करने में। जैसे सुल्तान का ये समझना कि मुझे केले प्राप्त करने हैं, लेकिन ये जो पिंजरा है और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, ये इसमें बाधा आ रही है। तो ये जब हम समझ जाते हैं उसके बाद ही हम कोई फर्दर एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर है इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज। इंक्यूबेशन कहा जाता है कि आप बाहर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, अब जो काम चल रहा है वो आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, और जो आप पूरा जो आपका ध्यान है अब पूरी तरीके से वो समस्या पर केंद्रित है। सस्टेन अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन कहा जाता है निरंतर ध्यान को, कि जो प्राणी है वो निरंतर अपना ध्यान समस्या की तरफ केंद्रित रखता है, अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। फिर इनसाइट डेवलपमेंट यानी अंतर्दृष्टि का विकास, और इसी समय एक ऐसी परिस्थिति आती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब पूरी परिस्थिति के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और प्राणी वो कार्य कर देता है जो उससे करना चाहिए उस सिचुएशन में। फिर स्टेडी रिपीटेशन ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर, और जब एक अंतर्दृष्टि द्वारा प्राणी सीख जाता है कार्य करना, जब उसे समाधान मिल जाता है तो वो उस कार्य को वास्तविक रूप में मूर्त रूप में वो कार्य करता है। यानी इनसाइट डेवलपमेंट है, ये मानसिक स्तर पर उसने मैनिपुलेशंस की है और फिर उसको वास्तविक रूप में करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। और कॉम्प्रीहेंशन ऑफ एबिलिटी से हमारा तात्पर्य है कि जो प्राणी जो है वो इस दौरान जो समस्या के रेलेवेंट पार्ट्स हैं, जो कि उसकी समस्या का समाधान करने में जो फैक्टर्स उसकी मदद कर रहे हैं, उनको वो समझ जाता है, और जो इररिलेवेंट पार्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं, उनको वो इग्नोर करता है। यानी एक तरह से वो संगठन और पुनर्गठन करता है जो सिचुएशन है उसका। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, जैसे हमने बताया कि उच्च श्रेणी के संज्ञानात्मक प्राणियों में ही संभव है और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है सीखने का, लेकिन इसकी अपनी आलोचनाएं हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे सीखने के प्रकार हैं जिसमें अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के नियम उनके लिए लागू नहीं होते।
और कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जो बच्चे हैं या उच्च श्रेणी के पशु भी हैं, उनमें क्योंकि सोचने की क्षमता नहीं होती, समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो लोग जो है अंतर्दृष्टि द्वारा जो सीखना है उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते। और एक और जो कमी इस थ्योरी में आती है वो ये है कि वैसे तो ये जो गेस्टाल्टवादी जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत में भी कहीं ना कहीं प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना जरूर होता है। तो ये इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं भी हैं, क्योंकि इसमें जो सारा सीखना देखकर या प्रयास एवं भूल द्वारा नहीं होता, कुछ ऐसी भी होती है जहां पर प्राणी को अपनी सूझ का परिचय देना होता है और उसी के अनुसार सीखा जाता है। जैसे जितने भी प्रयोग होते हैं, जो क्रिएटिव स्किल्स है, उसमें सूझ द्वारा सीखना ही काम आता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू।